डॉक्टर शायद आपकी जानिब आऊंगी। आपने आज दिन देखा, ऑब्जर्व किया हालात और माहौल, कोई फ्रस्ट्रेशन है आपको? पीसफुल सूरत हाल लगती है? मजमूई तौर पर हमने देखा हुकूमत की साइड के लोग अपोजिशन की साइड के लोगों से बातचीत भी करते रहे, आपस में कह के भी अच्छा टाइम भी गुजारा है, लेकिन स्ट्रेस्ड माहौल है या आपको लगता है इजीली स्मूथ सेलिंग होगी इसमें? नहीं जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आयशा आपको भी और भट्टी साहब को और सैयद काजी साहब को, तमाम नाजरीन को। किसी किस्म का वहाँ पे आप यानी इतना तल्ख माहौल मैंने नहीं देखा। बहुत तल्ख माहौल सुबह भी था और अब भी तल्ख माहौल कुछ देर पहले तक। और मैं यानी सुबह ही जब ऐसा हुआ कि जब स्टार्ट हुआ इजलास, तो उसी वक्त ये तय हो चुका था, अपोजिशन तकरीबन इस बात पे कन्विंस थी कि कुछ ही देर में जो है वो वोटिंग होगी और शहबाज शरीफ साहब जो है वो कायदे जो ईवान चुन लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि तमाम दिन गुजरता गया और वक्फा होता गया, एक वक्फा, दूसरा, तीसरा। ये बात कल भी गालिबन ज़ेर बहस आई थी प्रोग्राम में, अपनी प्रोग्राम में बात की थी कि हुकूमत जो है वो टाइम लेगी, लंबी तकारीर करेगी और ये दिन जो है ये गुजर जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक इशू और आ गया। वो इशू ये आया कि जो पहला वक्फा हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहला वक्फा इस तरह से हुआ कि उन्होंने रिएक्ट किया, यानी जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात शुरू की तो शहबाज शरीफ साहब ने रिएक्शन दिया, वो रिएक्ट किया, वो खड़े हुए दोनों तरफ से शोर शुरू हुआ और उसके नतीजे में इजलास मुलतवी हो गया। पहला वक्फा इस तरह से हुआ जो तकरीबन आप समझेंगे 2-2.5 घंटे तक, 3 घंटे तक वो इजलास शुरू नहीं हो सका। उसके बाद फिर अपोजिशन को ये समझ आया कि हम अगर इसमें ज्यादा मुदाखलत करेंगे तो स्पीकर बार बार जो हैं वो इसको बहाना बना के जी यहाँ पे तो शोर शराबा हो रहा है, मैं 20 मिनट के लिए मुलतवी करता हूँ, तो वो खामोश होकर बैठ गए। उनकी फिर ये स्ट्रेटेजी बनी कि खामोशी इख्तियार की जाए और जो तकारीर हैं उनको करने दिया जाए। और इसीलिए आप देखेंगे जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोबारा तकरीर अपनी शुरू की तो एहसान इकबाल साहब उनसे कह रहे थे कि बोलो बोलो, फिर उनका वहां बैठ जाओ। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे हुआ। तो अब इसमें इशू ये है कि मैं दो बातें ऐसी हैं जिन पे मैं चाहूंगा कि हम भी सोचें, और अगर हम किसी माहिर कानून को या और किसी शख्स को हम साथ ले सकें अपनी ट्रांसमिशन में, तो मैं उनसे एक बात पूछूं बतौर एक तालिब इल्म कि मुझे ये बताया जाए कि गवर्नमेंट और रेजीम में क्या फर्क होता है। अच्छा, यहां पर हम गवर्नमेंट चेंज की बात नहीं चल रही, रिजीम चेंज की बात हो रही है। अच्छा, जितना मैं समझता हूं, अच्छा होता इस तरह से है, मुझे काजी साहब करेक्ट करें या भट्टी साहब करेक्ट करें, कि गवर्नमेंट ये होती है कि एक हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत। रिजीम जो है, रिजीम का मतलब होता है मॉडल ऑफ गवर्नेंस, दैट इज रिजीम। ठीक है ना, मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। तो रिजीम एक अलग चीज। आपने कभी नहीं सुना होगा पाकिस्तान में कि ये लफ्ज आपने नहीं सुना होगा, आपने गवर्नमेंट चेंज हो गई यार, उसकी गवर्नमेंट आ गई यार, इसकी गवर्नमेंट आ गई। ये रिजीम का लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मतलब क्या है, कि रिजीम का क्या मतलब है। मतलब कहते हैं जी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चली गई है, हमने हमेशा हम सुनते आए। रिजीम का मतलब होता है किसी भी रियासत में या किसी भी जगह पे मॉडल ऑफ गवर्नेंस, हुकूमत का ढांचा, हुकूमत की साख, रियासत किस तरह चले। तो मैं ये जो बात सुन रहा हूं पिछले कई दिनों से, और मेरा ख्याल था कि शायद कोई इस नुक्ते को उठाएगा मीडिया पे, लेकिन इसको नहीं उठाया गया। तो मैं अब एक तालिब इल्म के तौर पे ये बात उठाने का हक रखता हूं कि मुझे बताया जाए कि ये गवर्नमेंट कुछ और होती है, रिजीम कुछ और होती है। क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की जगह जो है वो एक और गवर्नमेंट आ रही है, या रिजीम कुछ और है? ये मैंने वही कहा ना कि मैं इसको रिजीम चेंज का मतलब कुछ और होता है जहां तक मैं समझता हूं। और मैंने थोड़ा बहुत जाहिर है कि सियासत पढ़ी भी हुई है, यानी देखी भी हुई है और पढ़ी भी हुई है एज ए सब्जेक्ट। तो यहां पर रिजीम चेंज का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है और रिजीम, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो है, तो क्या पूरा मॉडल चेंज करना है, कैसे होगा, क्या होगा। फिर एक बात और जो वहां पे आज तमाम दिन होती रही, वो ये होती रही कि जी मतलब मिसाल के तौर पे ये बात मैंने कल भी की थी और मैं आज दोबारा इसको दोहरा रहा हूं कि एक कंफ्यूजन था इस बात पे कि शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट कैसे काम करेगी, यानी क्या वो एक कौमी हुकूमत बनने जा रही है।
तो उसमें मुख्तलिफ मेरी जो रहनुमाओं से पीडीएम के रहनुमाओं से बात हुई, तो उनके मुख्तलिफ जवाबात थे। मैंने कहा जी क्या ये कौमी हुकूमत है, यानी इसमें किसकी कौन, यानी ठीक है हो गए जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हो जाते हैं, तो उनके वजीर खारजा कौन होंगे? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, क्या वो वजीर खारजा बनना वो पसंद करेंगे या वो अपनी जगह किसी को नॉमिनेट करेंगे? अच्छा नॉमिनेट करेंगे तो फिर हिना रब्बानी खर आती हैं जहन में, या शहरी रहमान साहबा आती हैं। इसी तरह वजारत खजाना के हवाले से ये गालिबन बात आई कि मिफ्ता इस्माइल करेंगे, लेकिन साथ ही मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से ये बात चली कि शायद इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। अब मेरे जहन में ये बात नहीं आ रही कि ये हुकूमत इंस्टॉल कैसे होगी। यानी अब थोड़ी देर पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे भाई हैं और पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे रहनुमा हैं, उन्होंने एक बयान दिया, ट्वीट आया उनका, और ट्वीट उनका यह है कि जो कल शाखावर साहब भी कह रहे थे और उसकी तरफ बाकी जो जैसे शाइख उस्मानी साहब भी बात कर रहे थे, और अगर कोई माहिर कानून आए तो मुझे ये रेजीम और गवर्नमेंट का फर्क एक तो समझा दे। दूसरी बात यह है कि अभी जो ट्वीट किया उन्होंने कहा कि जी हम आर्टिकल 190 के तहत तमाम अदारे इस बात के पाबंद हैं कि वो फैसले को इंप्लीमेंट करवाएं। अच्छा अब फैसला कैसे इंप्लीमेंट होगा? यानी अगर इमरान खान साहब जो हैं फर्ज करें वो आज वोटिंग, और वोटिंग अब देखें ना 1-1.5 घंटा 2 घंटे रह गए, मेरा अपना अंदाजा है कि वोटिंग नहीं हो रही। मैंने ये बात अपने जो हमारे इस्लामाबाद में जो हैं जो जितना मैं समझ रहा हूं कि मुझे कल भी ये था, मुझे आज भी फीलिंग है कि वोटिंग नहीं हो, मुझे कल भी वोटिंग होती नजर नहीं आ रही। एक टोटल ग्रिड लॉक है, डेड लॉक, और इस डेडलॉक में उनका जो ट्वीट आया है वो इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ जो है इस बात को इंश्योर करें कि आर्टिकल 190 के तहत फैसला इंप्लीमेंट हो। अच्छा रियासती अदारे पाबंद हैं फैसले के मुताबिक कि वो यानी कानून के मुताबिक कि आर्टिकल 190 के तहत वो अदालत का फैसला इंप्लीमेंट करवाएं, लेकिन कैसे करवाएं? अब ये इसकी जो डायनेमिक्स हैं ये बड़ी अजीब सी है ना, कि क्या वो जाएं वो वोटिंग करवाएं, वो बाहर वो कैसे करें, मतलब कैसे ये पॉसिबल? ये देखिए यहां आके ये वो जगह है जिसके ऊपर फिर मैंने बात की ना कि अगर कोई माहिर कानून बात करें, यानी इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, यानी क्या कैसे होगा कि मतलब जाएंगे लोग बहुत सारे और वो जाके वजीर आजम को उठा के जो है उनकी जगह पर वोटिंग करवाएंगे? ये तो काम नहीं हो सकता ना। इसकी साख कैसे होगी और ये बनेगा कैसे? तो मुझे ये आज एक चीज कंफ्यूजन वहां पे नजर आया थोड़ा सा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। अगर इमरान खान साहब कहते हैं, अब देखें ना वो आज भी शायद वोटिंग नहीं होने जा रही, जो मेरा अंदाजा है, तो वोटिंग अगर आज नहीं होने जा रही, कल इतवार आ गई, कल तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हो सकता है रात को बैठ जाए सुप्रीम कोर्ट, जैसे कायरा साहब कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे होती है, ये ध्यान में रखें। डॉक्टर साहब इजलास तो कंटिन्यूटी में है, सेशन तो चल रहा है, वजीर आजम ये 24 घंटे काम करते हैं। फौज नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जो वो उन्होंने कहा ना कि हम अदालत की तरफ जाएंगे दोबारा, तो मेरा ये सवाल है कि अदालत तो अभी इस वक्त भी अदालत है। आपको याद हो शायद कि जब 2010 में रात के 12 बजे फुल कोर्ट बैठ गया था, शायद याद हो, और वो इत्तेफाक से मैंने ही एक बात की थी, मेरी ही एक खबर थी जिसके ऊपर फुल कोर्ट रात के वक्त बैठा था। ये इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर की बात है, और रात को बैठा था, और फिर उसके बाद शायद लोगों को याद हो कि रात के वक्त बैठी थी सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे। लेकिन इशू ये है कि जो फवाद चौधरी साहब हुकूमत का जो बयानिया है वो ये कहते हैं कि जी अदालत, जो शीनी वजारी साहब ने कहा कि ये जुडिशल कू हुई है। जी बिल्कुल। अच्छा जुडिशल कू का जो लफ्ज़ हमने पहले भी सुना है, ये नवाज शरीफ साहब भी जुडिशल कू कह चुके हैं कि जी मुझे, अच्छा तो अब मसला ये है कि उन्होंने कहा जुडिशल कू हुई है, पार्लियामेंट के अंदर कैसे मुदाखलत हुई है, तो तौहीन, अच्छा बार बार वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते रहे कि तौहीन अदालत हो रही है, तौहीन अदालत हो रही है, लेकिन अमजद नियाज़ी साहब और असद कैसर साहब वहां बैठे रहे, उन्होंने कहा जी तौहीन हो रही है, तो मतलब वो उसको लाइटली लेते रहे। तो अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी आयशा? ये डेडलॉक है, ये टोटल जहां कॉन्स्टिट्यूशन खामोश हो जाता है आपके, जहां पे आपका पूरा दो सवाल उठा रहे हैं, इसको हम मजीद जान सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने 9 बजे काबीना का इजलास बुलाया है, आप क्या समझते हैं इसमें कोई अहम फैसला हो सकता है कि ये मामूल के मुताबिक इजलास है आज 9 बजे रात? देखें, पहली बात तो ये है कि सुबह ये बात हमें काफ़ी देर से पता चली जब साद रफीक साहब ने वहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, या उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि जी कल रात को
मुझे नहीं पता कि ये ऑन एयर गया या नहीं गया, लेकिन पार्लियामेंट में बहरहाल उन्होंने बात की कि जी कल रात को 3 बजे कोई अंडरस्टैंडिंग हुई थी ऑपोजिशन की और हुकूमत की कि आज वोटिंग करवा ली जाएगी सुबह, या नहीं सॉरी आज 8 बजे वोटिंग करवाई जाएगी शाम को। लेकिन ऑपोजिशन ट्रस्ट नहीं कर रही, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अचानक ऑपोजिशन के लोग कम, ऑपोजिशन पूरी अपने नंबर्स कंप्लीट करके बैठी हुई थी, मेरे ख्याल से 179 या इतने नंबर्स थे उनके। तो अब वहां पर अली वजीर भी आए हुए थे, अली वजीर साहब को भी लाया गया था जो कि जेल में उनको लाया गया था। मेरा नुक्ता नजर यह है कि वो तमाम रोज वो जो रात का मुआहिदा था वो टोटल ट्रस्ट डेफिसिट है। ऑपोजिशन मुकम्मल आके बैठी सुबह से कि ऐसा ना हो कि हमारे थोड़े से लोग भी बाहर चले जाएं और अचानक ये वोटिंग करवा लें। हालांकि यानी आपको पता है ना कि 2-4 मिनट पहले वो घंटियां बजाते हैं कि जी जितने लोग बाहर कॉरिडोर्स में हैं वो अंदर आ जाएं, लेकिन ये एक फीलिंग थी वहां पे कि सब ने अंदर ही रहे, तो ऑपोजिशन मुस्तकिल बैठी रही ईवान के अंदर, जबकि हुकूमत जो है, हुकूमत के अरकान अभी भी थोड़े आ रहे हैं जा रहे हैं, वो रिलैक्स थे। ऑपोजिशन इसलिए टेंस थी क्योंकि उनको ये था कि किसी भी वक्त अचानक वोटिंग कॉल ना हो जाए, और सबके सब वहां मौजूद रहे। जरदारी साहब भी रहे, बिलावल भी रहे, वहां पे शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद रहे, ख्वाजा आसिफ भी रहे, गैलरी में आसवा भुट्टो भी थी, यूसुफ रजा गिलानी, तमाम लोग मौजूद थे, राना सनाउल्लाह भी बैठे हुए थे, तमाम लोग थे। तो अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि इसको अगर इमरान खान साहब जो है, अच्छा उनको पता है कानून का, वो कहते हैं कि मुझे पता है कानून का, जब बात की कि आप आइन शिकनी कर रहे हैं, ये सवाल उठाया गया, तो उसके जवाब में ये कहा गया कि जी आप हमें ना बताएं, हमें तो कानून का पता है। और उसके बाद जो है वो उन्होंने ये कहा कि जी हम तो अदालत के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, वो अलग एक है, पार्लियामेंट अलग है, अदालत अलग है, आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके ऊपर फिर जो है वो मामला वहां पे रुक गया, क्योंकि माजी में आपको याद होगा कि ये जुडिशल कू वाला लफ्ज नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल कर चुके हैं, डेडलॉक है इस्लामाबाद में। और बदकिस्मती की बात है कि गवर्नेंस मुल्क रुका हुआ है, जो मैंने पहले भी बात की थी, आज भी कह रहा हूं कि मुल्क रुका हुआ है। और ये जो गद्दार और मुल्क दुश्मनी वाली बात चूंकि फ्लोर ऑफ द हाउस आई है, ये देखें ये लिखे जाते हैं। अगर मैं जलसे में कोई बात करता हूं ना उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, अगर मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करता हूं ना, एज अ मिनिस्टर या एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या एज अ MNA या एज अ सेनेटर, उसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो तारीख में लिखा जाता है, ठीक है ना, वो अल्फाज हल्फ नहीं होते। जितनी बातें आज की गई, ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो लिखी गई, उसमें से कोई लफ्ज हजफ नहीं हुआ, यानी गद्दार, चोर, मुल्क दुश्मन, जो भी इल्जाम थे, और वो अगर यानी करप्शन वगैरह के तो लगते रहे, लेकिन जो गद्दारी के लगे ना आज बदकिस्मती से, वो दोनों तरफ से लगे, और उसमें जो है वो कोई उसमें से एक लफ्ज भी हजफ नहीं किया गया। तो अब मैं तो डॉक्टर साहब एक हमारी तारीख भी तो रही है ना इस तरह के मामलात लेकर के गद्दारी का इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है, और इल्जामात पर ही इस मुल्क में सियासी जमातें सियासत करती रही, और इन्हीं इल्जामात को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के खिलाफ बात भी की जाती रही और इलेक्शन भी लड़े जाते रहे।